अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है डिजिटल ज़िंदगी में हमारी हिफाजत बनाम सरकार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, इनके काजी ऑडिटोरियम में। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे जो गेस्ट हैं मैं उनका तारुफ करवा दूँ। अज़हर सिद्दीक साहब एडवोकेट हैं, वो हम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। डिजिटल वैसे ख़ुद भी इनकी लाइफ बड़ी स्ट्रॉन्ग है, डिजिटली बड़ा साउंड आवाज़ है ये, और सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत अपना एक दबदबा रखते हैं, रोब रखते हैं, कानूनी शिकों को भी समझते हैं। अज़हर सिद्दीक साहब, आपका यहाँ आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नबीहा अली खान, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जर्नलिस्ट हैं और सोशल मीडिया पे सेंसेशन हैं। बहुत सारे लोग इनको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी पे कैसे असर किया सोशल मीडिया ने और इनकी ज़िंदगी को कैसे चेंज किया सोशल मीडिया ने, वो भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ यहाँ स्टूडेंट भी मौजूद हैं जो सवाल भी पूछेंगे, बातचीत भी करेंगे और सोशल मीडिया की उनकी अपनी ज़िंदगी पे असर के ऊपर बात करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले अज़हर सिद्दीक साहब। अज़हर सिद्दीक साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। दुनिया में एक होता है ना, मतलब जिस हम एक सोसाइटी में रहते हैं उसमें एक लॉ होता है, वो लॉ हमें हमारे राइट्स की प्रोटेक्शन करता है। वो कहता है कि भाई इसकी कोई चीज़ें ना चोरी हो जाएं, इसकी हवा ना ठीक हो, यानी कि जिस एनवायरनमेंट में रहता है वो ठीक हो, ये हेल्दी जगह पे रहे। बेसिक जितने भी हमारे राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स, उसकी प्रोटेक्शन करता है। बेसिक की बात कर लेते हैं। अब एक वर्चुअल वर्ल्ड बन चुकी हुई है, जिसे कहते हैं डिजिटल की दुनिया, सोशल मीडिया, उस पर हम एग्जिस्ट करते हैं। एक अलग ही दुनिया ना, हर बंदा वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, और वो जो बंदा एग्जिस्ट कर रहा है वो इंटरेक्ट कर रहा है, सोशली बातचीत कर रहा है। हाँ, उसमें हम फिज़िकली एक दूसरे के करीब नहीं हैं, लेकिन वर्चुअली हम एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। उसमें हिट भी हो जाते हैं, जिस तरह आम दुनिया में लोग हिट करते हैं वो भी करते हैं, चोरियाँ चकारियाँ सब कुछ होती हैं। यहाँ हमारे राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए कानून है, और वो है तो हमें वो किस तरह प्रोटेक्ट करता है? बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक आपने चुना है। समझना आपने ये दुनिया वही है, ये नहीं कह सकते कि इसके रमूज़ अकाफ़ मुख्तलिफ हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, रब ने फरमाया कि ये काम नहीं करना, जब वो गलती की फिर सज़ा भुगती। वो निज़ाम जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम जोड़ लें सज़ा और जज़ा के साथ। उस दौर से लेकर आज तक का दौर, जितना भी सफ़र कर लें आप, चलें हमारा इंटरेक्शन लोकली था, हमारे राइट एंड लायबिलिटीज़ तयशुदा हैं। पहले दीन कुरान ने रखी, लिमिट्स तय कर दी, हर तरह से हकूक़ तय कर दिए। और सबसे बड़ी बात, मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखूँगा, इसका निचोड़ मैं रखता हूँ। आका दो जहां हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, योर राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द नोज ऑफ अदर स्टार्ट। आज के अपने मौजू का मैंने आपको बड़ा, तुम्हारी आज़ादी उस वक्त तक है जब तक तुम नाक तक हो। अब नाक से आगे जब जाएंगे तो ये है अब दुनिया शुरू होगी। ये उस वक्त फरमा दिया था। अब चूँकि मॉडर्न वर्ल्ड में आए, कॉमन लॉ की तरफ आए, तो उन्होंने कहा कि दीन से हटके कानून होनी। फिर आईने पाकिस्तान बना, पूरी दुनिया के अंदर है, फिर उसमें एक बुनियादी हकूक़ आ गए। इन बुनियादी हकूक़ से पहले याद रखना है कि बैनुल अक़वामी तौर पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो हम तालिब इल्म में समझते हैं ICCPR है, कि जिसमें वो राइट्स एक यूनिवर्सली तय किए पूरी दुनिया के अंदर, हमने उसमें से अडॉप्ट किए। अब जो आप जिस टॉपिक की आप बात कर रहे हैं वो आर्टिकल 9 है राइट टू लाइफ। आर्टिकल 14 एक साथ अटैच है जो आप समझते नहीं हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी मेरे बारे में आप तनकीद करें और मुझे आप गालियाँ निकालना शुरू कर दें, तनकीद तो बर्दाश्त है, गालियों की इजाज़त नहीं है आपको। अब ये नॉर्म सारे तय कर दिए, चूँकि फंडामेंटल राइट्स ब्रॉड थे कि कौन से राइट को क्या करना है। जब सज़ा और जज़ा का निज़ाम नहीं आएगा तो इस सज़ा और जज़ा के नाम को मुक़य्यद करने के लिए, पहले जब ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था तो ताज़ीरात पाकिस्तान या पाकिस्तान पीनल कोड आप देखते हैं। फिर जब ये डिजिटल दौर आया तो इसमें आपने एक ज़ालिमाना या ब्लैक कानून, उसे हम पीका कहते हैं, वो आया। इससे पहले एक निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त था। ज़रा बड़ी बारीक सी बात मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। हमारे दीन के अंदर भी याद रखिएगा, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते, नबी अंबिया के अगेंस्ट हम बात नहीं कर सकते। दीन के जो पैरामीटर्स दिए हैं उसमें हमारी प्रोविजन है, वो कंट्रोवर्शियल जो मर्जी आप करते रहें। यानी वो दीन ही की दी हुई शक्ल थी, उसको कानूनी तौर पर हमने एक शक्ल दे दी। इसके अलावा के तौर पर 2-3 तरह के कानून पहले थे आम नॉर्मल हालात में। वो डेफेमेशन का था, हद की इज़्ज़त के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से।
हम देखते आए। वो फौजदारी जुर्म भी था पहले, ऐसा नहीं है, आज भी वो फौजदारी जुर्म है। डेफेमेशन के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, यानी दो तरह से हैं। जैसे अभी हमने उसकी रिसेंटली एक केस देखा है अली जफर वर्सेस मीशा शफी वाला, वो बड़ा ज़बरदस्त केस आपके सामने, उसमें भी डेफेमेशन में सजा हुई है, 8 साल चला वो केस। और अच्छा, दो तरह से समझना है आपको, जब भी कानून है ना, कानून की आपने दो बाउंड्री समझनी है। एक है सिविल रॉन्ग, एक है क्रिमिनल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग यानी जो मेरा रोज़मर्रा के मामलात के हवाले से अब आता है, तो उसमें वो आपने देखा कि जुर्माने होते हैं, आपको इतने पैसे देने हैं, इतने, ये कानून कहता है। पैमरा में लॉ में आ जाएं तो वहाँ भी इजाज़त है। एक है उसका क्रिमिनल रॉन्ग, कि जब उससे कहते हैं उसकी शोहरत को नुकसान पहुँचता है, तो ये फौजदारी भी हमने, या क्रिमिनल रॉन्ग भी, ये पूरी दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट है, यहाँ कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो पहले था इस हद तक। जब डिजिटलाइज दौर आया, अब इसमें एक बारीक बात समझनी है आपको कि ये डिजिटल दौर और उस दौर में फ़र्क क्या है। मैं यहाँ बैठा हूँ, जहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ आपके अगेंस्ट, तो मैं तो यही सुन रहा हूँ ना, को बाहर तो नहीं सुन रहा। लेकिन आप लाइबल हो जाएंगे ना जब ये मीडिया पे चलेगा। सब ये जो बात आपने भट्ट साहब ने बात की, जैसे ही ये बात अब मीडिया पे चली गई, तो ये डिजिटल दौर में आ गया। अब मिसाल के तौर पर मैं कराची बैठा हूँ, मैं कराची सुन रहा हूँ, तो डिजिटल रॉन्ग है ये वाला। अब डिजिटल रॉन्ग के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से यही फ़र्क आ गया कि इसको फिर हमारे आईने पाकिस्तान ने, आज मैं बहस कर रहा था, आज मैं चलें पंजाब डेफेमेशन एक्ट के हवाले से मैं अभी आज मैं आर्गूमेंट्स कंक्लूड करके आया हूँ कि वहाँ यही फ़र्क डाला। इख्तियार की बात है, मैं यहाँ हूँ तो ये इख्तियार है। लाहौर में आप गुजरांवाला जाके मेरे खिलाफ केस नहीं कर सकेंगे कि मेरी बात यहाँ कही है। जब डिजिटल आप कहेंगे तो ये फिर इसके लिए है कि आप किसी जगह को भी जहाँ जहाँ सुना जाएगा, जहाँ देखा जाएगा, वहाँ कानून अपनी हरकत में आएगा। और आखिरी बात को समेटते हुए, आज भी बात वही थी, कानून के तालिब इल्म को भी समझने के लिए, एक आम आदमी के लिए भी, क्योंकि जब आप डिजिटल बात करते हैं, चूँकि पूरे पाकिस्तान में आता है, तो इसका दायरा अख्तियार पे पूरा पाकिस्तान बन जाता है। किसी जगह जहाँ जहाँ आप सुन रहे हैं, इसलिए ये वफाक को इख्तियार दे दिया, ये वफाक कानून बनाएगा, इसलिए वफाक ने कानून बनाए। अब पंजाब ने जब इसको इनक्रोच करने की बात की, उन्होंने कहा हम जो डिजिटल है उसको भी, उसके अगेंस्ट भी डेफेमेशन ला सकते हैं। हमने कहा नहीं, आपका इख्तियार नहीं है, ये वफाक का इख्तियार है। तो पहली तो बात सीधी है, सज़ा और जज़ा का निज़ाम बड़ा मौजूद है, बड़ा वाज़ेह है, और ये एमिनेट यहाँ से नहीं कर रहा, हमारे दीन से कर रहा है, आइन से कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से कर रहा है, और ये निज़ाम आप वाज़ेह तौर पर मौजूद है। उसके आगे मसाइल क्या हैं, इशूज़ क्या हैं, वो यकीनन फिर बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर नबीहा, अभी कुछ दिन पहले एक टॉपिक बड़ा वायरल चल रहा है, उस पर मेरे ख्याल से अब माफ़ी तलाफ़ी भी हो गई है। इरशाद भट्टी साहब ने इंटरव्यू किया मीरा जी का जी। और उसमें उन्होंने क्या बातें पूछी, किस तरह पूछी, वो सवाल आपके सामने ही है, मैं रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन सोशल मीडिया पे जो सार्फिन थे, बड़ा बैकलैश आया। उन्होंने कहा कि आपने उसको बड़ा बुरी तरह कंडक्ट किया। आप एक खातून है, आपको क्या लगता है, उन्होंने जो सवाल पूछे आपने सुने होंगे जी, ऐसे सवाल इस तरह किसी को पूछने चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया को ना कभी भी इम्प्रेस करने के लिए इस्तेमाल ना करें। सोशल मीडिया के लिए इम्प्रेस करने के लिए, शख्सियत को इम्प्रेस करने के लिए, बातों के लिए या और चीज़ों के लिए इम्प्रेस करने के लिए इस्तेमाल ना करें। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि इम्पैक्ट के लिए है कि आप अपना इम्पैक्ट क्या छोड़ रहे हैं, आप बता क्या रहे हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं। आपके सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, एक खातून जो है ना, उससे सवाल करने का दायरा कार ये नहीं कि एक मर्द बैठा है या एक औरत बैठी है तो उससे अलग अलग किस्म के सवाल किए जाएंगे। जब आप प्रोफेशनलिज्म में है ना, तो फिर वहाँ मर्द औरत नहीं देखा जाता। वहाँ पे फिर आपके वो क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए बनाए जाते हैं। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो रही है, तो उसको छोड़ा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसको जो है वो ज़बरदस्ती इम्पैक्ट डाला जाए। हमारे बहुत सारे एंकर्स ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एज अ जर्नलिस्ट वो काम नहीं कर रहे जो उन्हें करना चाहिए। क्योंकि देखिए, सवालात का ही असर होता है आपके दूसरे की शख्सियत के ऊपर। कभी कभार लोगों के पास ऐसे सवालात आ जाते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। मैं ख़ुद इस चीज़ से गुजरती रहती हूँ। अक्सर औक़ात हमारे यूट्यूबर्स इंटरव्यू करते हैं या और लोग जो है वो एंकर पर्सन इंटरव्यू करते हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चन बीच में डालते हैं जिनका ताल्लुक़ आपके पर्सनल मामलात से होता है। किसी की भी पर्सनल लाइफ किसी की अथॉरिटी नहीं है।
आप किसी की भी पर्सनल लाइफ को जब तक डिस्कस नहीं कर सकते जब तक वो खुद ना कोई बात कर दे, या वो खुद ना चाहे, या खुद ना इजाज़त दे। और अगर कोई खुद से इजाज़त दे तो फिर तो लोग जो है वो उसके पर्सनल लाइफ के बारे में जो है वो उसको हिट करते फिरेंगे या मुख्तलिफ क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन अगर एक शख्स आपको उसने टाइम दिया है, वो आपके पास आया है और प्रॉपर तरीके से उसने जो है वो आपको ये कहा है कि हाँ भी मैं आपके साथ बैठी हूँ। अब मीरा साहिबा की बात ले लें। असल में मीरा जो है ना उन्हें सोशल मीडिया के हवाले से तो इतना मैं आपको बताऊँ कि पता नहीं है। वो एक टाइम था कि जब उस टाइम में मीरा का दौर था और वो फिल्में करती थी। एक एक्टर, एक एक्ट्रेस, एक मॉडल वो नहीं जानता जो एक एंकर जानता है, क्योंकि एक एंकर जो है वो एक्टर भी है, वो मॉडल भी है, वो उसके अंदर सारा कुछ जो है मिक्सचर है। लेकिन एक एक्टर जो है ना या एक एक्ट्रेस जो है वो खाली एक्टर या एक्ट्रेस ही है, वो एंकर नहीं है। एक एंकर जो है वो आपको पूरे का पूरा एक मिक्सचर मिलेगा और आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड है वो। एग्जैक्टली तो वो आप एंकर को नहीं जो है वो बीट कर सकते। एंकर ने जो क्वेश्चन करना है वो उसने आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक करना है। अवाम बड़ा जो है वो मैं समझती हूँ, देखें हर बंदा अपनी माइंड के मुताबिक जो है वो समझदार है। हम प्रोफेशनल्स हैं, मैं अब एक माहिर नफ्सियात हूँ और नफ्सियात के पहलू को पे जब मैं बात करती हूँ तो मैं बहुत सारी बातें प्रोफेशनलिज्म में करती हूँ। मैं बहुत सारी बातें जो है वो जनरल डिस्कशन में नहीं करती, लेकिन क्योंकि आम आवाम को समझाने के लिए हमें जनरल डिस्कशन करनी पड़ती है तो मैं इसलिए इम्पैक्ट की बात करती हूँ कि आप इम्पैक्ट छोड़ें, ना कि आप इम्प्रेस करने के लिए जो है सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, चाहे कोई एंकर भी हो। मैं बता नहीं सकता कि आप लोगों के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है। आप मिसाल के तौर पर आपने गौर नहीं किया, आपने इंडियन जो कुछ कर रहे हैं वो आपका इतनी जल्दी एक्सेस क्यों है? आपके मुल्क के ऊपर इंडिया ने अगर हमले किए तो हमने वो सबक सिखाया उसको। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले देंगे, वी डू हैव ए टेक्नोलॉजी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर वजह है कि हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और है। और कंप्लेंट आप सोच नहीं सकते, थाउजेंड्स की कंप्लेंट है और स्टाफ कितना है हमारे पास। बच्ची सवाल पूछना चाह रही जी, बेटे पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर एंड मैम बोथ। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ये है कि जिस तरह सोशल मीडिया पे लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी पिक्चर्स लीक करने का, उनको धमकियां दी जाती हैं हर चीज़, तो उसके लिए क्या क्या हमें कानून देता है कि हम लोग एक्शंस ले सकते हैं एज अ गर्ल? मेरा ये क्वेश्चन है आप दोनों से। बहुत शुक्रिया। बट साहब मैं एक बात का जो इजाफा करना चाहूँगा डॉक्टर साहब के हवाले से ना, हमारे यहाँ पूरी दुनिया के अंदर कोड ऑफ एथिक्स है। मैं वकालत करता हूँ, मेरे लिए सर्टन पैरामीटर्स हैं, सहाफ़ियों के कोड ऑफ एथिक्स हैं। और ये हम पढ़ते हैं, मैं क्योंकि मैथ्स को हम करके आया हूँ, मैंने पढ़े हैं और पूरी बुक पढ़ी है। डोमेन में रहना चाहिए। अब देखें यहाँ मैं वैसे मैं बताऊँ सच, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं शाद भट्टी साहब की सपोर्ट इस कॉन्टेक्स्ट से करूँगा। हट तो वो खुद हुई हैं, यानी अगर मीरा से कोई सवाल ऐसे किए हैं जो उसके हट के थे तो वो सवाल तो मीरा को उठाने चाहिए थे कि आपने मेरी इजाज़त के बगैर ऐसे सवाल क्यों किए। जी जी। और मैं अमूमन मैंने कही, आप मीरा का वो इंटरव्यू देखे ना तो मीरा एक जगह बैठकर ये कह रही है कि हाँ नहीं मुझे अच्छा वैसे मैं आपको दोनों को बात बताऊं, मैंने वो इंटरव्यू थोड़ा सा देखा है लेकिन मीरा ने बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया है। हाँ। मीरा ने देखिए आप वो सवाल पूछने वाला पूछ ही जा रहा है, उसने उसके सर सवाल को इग्नोर किया। मैं उसकी एक वजह बता दूं। मीरा अब चूंकि मेरी पिछले दिनों मुलाकात हुई थी, केस तो नहीं करने लगी इरशाद भट्टी पे? खलील उमर कमर साहब के हम इकट्ठे बैठे हुए थे, तो नहीं उन्होंने केस तो नहीं करना इरशाद भट्टी से? नहीं चले, मैं सिर्फ इतना बता दूं, मीरा शायद अब वो मीरा नहीं है, मैं इतना बता देता हूं। नहीं मीरा मैंने उसमें बहुत तब्दीली देखी, बड़ी मजबूत खातून है, बहुत मैंने तब्दीली देखी है। इस वक्त टोटल उनका तवज्जो अपनी फिल्म की तरफ थी, आपने फोकस देखा होगा, वो हर वक्त अपनी साइको पे बात कर रही थी। लेकिन एक सवाल बड़ा वाज़ेह है, हमने गैर ज़रूरी तौर पर इस सारे मामले को उछाला। देखिए इससे नुकसान क्या हुआ, कई ऐसे सवाल थे जो लोगों को पता नहीं थे। वो जब डिस्कशन शुरू हुई, वो डिस्कशन एक ऐसे एरिना में चली गई, कंट्रोवर्शियल हो गई। यानी हालांकि ऐसी बात थी कोई नहीं। अब आए अगली बात की तरफ। देखिए बच्ची ने सवाल क्या पूछा? हाँ, मैं उनके हवाले से अगर कोई ब्लैकमेल के हवाले से या इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से आता है, एक तो पहली तो बात याद रखिएगा, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, चाहे आपका फेसबुक है, ट्विटर है, कोई भी है, तो वो प्राइवेसी आपको अपने तौर पर खुद सेफ रखनी है। ये पहले कैविट एम्प्टर का एक असूल है मुश्तरी होशियारबाज के हवाले से। होता क्या है, हमारे यहाँ जब आप इजाज़त दे देते हैं तो डाटा चुराते हैं, चुराने के बाद आगे आ जाते हैं। आपकी मर्ज़ी के बगैर, आपकी इजाज़त के बगैर, इवन आपकी कोई तस्वीर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं बड़ा क्लियर कर दूँ आपको, ये कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता, ये डिग्निटी के ख़िलाफ़ है अगर आपकी मर्ज़ी। अब तो इससे आगे बातें चली गई ना, मियाँ बीवी का एक मसला है, कुछ तस्वीरें पड़ी हुई हैं, वो तस्वीरें कल अपना पब्लिक कर दी,
वो राइट इन्फ्रिंज हो गया। आपने और आपके पास दो तरह से इख्तियार है, चूँकि जब आप सोशल मीडिया पे बात करेंगी तो फेडरल डोमेन है, पीका के तहत अब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, आप उसके पास जाएंगी। आप नॉर्मल कहीं आप यहाँ बैठे हुए किसी ने देखा नहीं है या यहाँ कोई ऐसी बात होती है तो तब भी आपके पास ज़ाब्ता है फौजदारी के तहत 506 509 के तहत या बाकी ये इनका राइट है जी, बिल्कुल राइट है 100%। लेकिन आपको आगे बढ़ना, हमारे यहाँ जो मसला, असल जो मसला, जो प्रॉब्लम चली आ रही ना, वो आप लोगों को समझना है। बड़ी कोशिश करते हैं हम इसको डिजिटलाइज किया है कि कंप्लेंट के निज़ाम को, आपके पास अब इख्तियार मौजूद है, डिजिटलाइज आपके पास तो इख्तियार मौजूद है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो मौजूद है, उस पर बाकायदा अपनी कंप्लेंट लॉन्च करें। आप बाकायदा तहरीरी तौर पर दरखास्त दें। नहीं आपको मिसाल के तौर पर अभी मैंने लेटेस्ट एक लिया है, अभी आप लोग देख रहे होंगे, इसी से रिलेटेड है। आजकल आप लोग स्कैम मैसेजेस देख रहे हैं, वो मैसेज आया कि आपको जनाब कोरियर वाला आ गया है, कोई आपका पार्सल आ गया आपका, फिर आएगा जनाब आप ट्रैफिक के चालान ऐसे आ गए, और जैसे ही आप उसमें एंटर करते हैं और हैकर आ जाता है और आपका सारे का सारा अकाउंट्स वगैरह जितनी भी डिटेल, नहीं तो वो पैसे मांगना शुरू करते हैं। आप लोगों में जिम्मेदारी क्या है? हम सोच में रहते हैं, और उसी वक्त आपके पास इख्तियार मौजूद है, आप बाकायदा उनको कंप्लेंट लॉन्च करें, आप उन तक डाटा लेके जाएं सारा। यानी ये आपको बैठना नहीं है। वो एक अलग बात है कि पब्लिक इंटरेस्ट में मैं एक पिटीशन लेके आ रहा हूँ कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, अब इससे जुड़ी हुई ऑनलाइन फ्रॉड की चीज़ें भी, लेकिन इख्तियार आपके पास मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बच्ची का जी, जवाब मैं देना बिल्कुल चाहेंगे? बताना चाहूँगी। देखिए, हर खातून जो है, जब आप सोशल मीडिया पे अपना कोई भी प्लेटफॉर्म बनाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सबसे पहली बात कि ये किसी मुस्लिम कंट्री से इनका ताल्लुक़ नहीं है। जब आप फेसबुक पे जा रहे हैं, जब आप इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, जब आप टिकटॉक पे जा रहे हैं, जब आप किसी भी ऐसी जो है वो ऐप को यूज़ कर रहे हैं, तो ये जहन में रखिएगा कि ये एक यहूदी लॉबी साजिश है। ये मैं आपको सीधी बात बता रही हूँ। और यहाँ पर आप जितना प्रोपेगेंडा करेंगे, जितना आप मुखालफत करेंगे, जितनी आप गलत चीज़ें और बातें करेंगे, एक दूसरे की क्रेडिबिलिटी और इज़्ज़त को उछालेंगे, उतना वो ज़्यादा जो है वो काम चलेगा और उनको उतना ज़्यादा व्यूज़ दे के डॉलर्स दिए जाएंगे। आप यहाँ पे अच्छा काम करके देख लें, आपके काम को कोई नहीं सुनेगा। मेरी कंट्रोवर्शियल बातें जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है उन पर व्यूज़ आए, मिलियंस के ज़्यादा। मैं हैरान हो गई कि वो वाली बातें, कि जो बात जिसका कांटेक्ट जो है वो नफ्सियात के साथ नहीं बल्कि एक आम अमल के साथ था, वो चीज़ें जो है वो बढ़कर वहाँ तक पहुँच गई जहाँ तक मैंने सोचा भी नहीं था। और वो बातें जो मैंने बहुत अच्छी की हैं, जिनका ताल्लुक़ जो है वो बहुत अच्छाई के साथ है, वो किसी ने जो है वो फैलाने की कोशिश नहीं की। अब सूरत हाल दो हैं। एक औरत पर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कैसे सिक्योर करती है। अगर आप अपनी सरेआम तस्वीरें लगाएंगे, लोगों से आप जो है वो दाद लेने के लिए और लोगों की जो है वो ओपिनियन जानने के लिए कमेंट सेक्शन में बार बार जो है वो कमेंट्स पढ़ने के लिए जाएंगे, तो ज़ाहिरी बात है आप साइकोलॉजिकली इस चीज़ के एडिक्टेड हो जाएंगे। आपको एडिक्शन हो जाएगी कि आप जो है वो तारीफ़ बार बार सुनना चाहेंगे, फिर आप नई पोस्ट करेंगे, फिर नई पोस्ट करेंगे। लोग आपको हैरेस कर सकते हैं, लोग आपके ख़िलाफ़ कुछ भी कर सकते हैं, आपकी तस्वीर इस्तेमाल हो सकती हैं। ये नहीं है कि जो ये नहीं करते आप नहीं करेंगे। आपकी कोई तस्वीर कहीं पर नहीं है तो उसे उठा के कोई आपके ख़िलाफ़ साजिश क्यों करेगा? आप जब अपनी एक दोस्ती के सेशन में आते हैं, जब आप जैसे कि आप लोग हैं, आप इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, यंगस्टर्स हैं, आपस में यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं, दोस्तियाँ हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ जो तस्वीर आप लोग शेयर करते हैं, लड़का लड़की की दोस्ती हो जाती है। आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप मेरी इस बात को जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। मैं माजरत के साथ मैं ज़रा थोड़ा खुल के बात करती हूँ। मैं हर उस इम्पैक्ट पे बात करती हूँ जिस पे लोग बात नहीं करते। कानून मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहला कानून आपके दिल से बनता है। सबसे पहला कानून आप अपने दिमाग से बनाते हो कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। ये रेड लाइंस, ये बाउंड्रीज जो है ये आपने खुद बनानी है। मैं नहीं चाहूँगी तो किसी लड़के या किसी लड़की की कोई जुर्रत नहीं है कि मेरी कोई प्राइवेसी जो है वो लीक कर दे। लोगों ने मेरे खिलाफ 1000 साजिशें की, लेकिन आज तक लोग मेरे खिलाफ सबूत ला सके? नहीं ला सके। सबूत नहीं है किसी के पास। मैं बता नहीं सकता कि आप लोगों के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है। आप मिसाल के तौर पर आपने गौर नहीं किया, आपने इंडियन जो कुछ कर रहे हैं वो आपका इतनी जल्दी एक्सेस क्यों है? आपके मुल्क के ऊपर इंडिया ने अगर हमले किए तो हमने वो सबक सिखाया उसको। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास, अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले देंगे, वी डू हैव ए टेक्नोलॉजी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर वजह है कि हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और है। और कंप्लेंट आप सोच नहीं सकते, थाउजेंड्स की कंप्लेंट हैं और स्टाफ कितना है हमारे पास।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल डॉक्टर अज़हर सदीक साहब से है कि रिसेंटली एक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने जो है इराक़ एक एजेंट पकड़ा है कश्मीर से, जिसकी बात यहाँ से स्टार्ट हुई कि उसकी बात इंडियन एक फेसबुक अकाउंट से स्टार्ट हुई, जिसमें उसे बताया गया कि मैं लाहौर से हूँ और आपको उसे मतलब कि एक ऑनलाइन काम का झांसा दिया गया था। तो इस झांसे में आकर उसे बाद में उसने कुछ मतलब पिक्स दी उस बंदे को, तो उन्हीं पिक्स की बुनियाद पर उस इंडियन एजेंट की तरफ से उसे हैरेस किया जाने लगा। सर मेरा सवाल ये है कि क्या हमारी एजेंसीज़ जो हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, क्या उनके पास इतना एक्सेस नहीं है कि वो ये देख सके कि हमारे सिटीज़न जो हैं क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बाहर से उन्हें क्या चीज़ें आ रही हैं या किन किन चीज़ों को वो हैंडल कर रहे हैं? तो सर क्या FIA के पास या हमारी एजेंसीज़ के पास इतनी एक्सेस नहीं है हमारे अकाउंट्स की? देखिए एक बात तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं। ये वैसे जो बात कर रहे हैं ये इसी तरह हुई थी कि बहुत सारे ये कहा भी जाने लगा कि जब सोशल मीडिया पे आपसे लोग रब्ता करते हैं आप मोहतात रहें, क्योंकि वहाँ से लोगों ने यहाँ लोगों को ये झांसा दिया कि आप हमें फ़ोटोग्राफ़ी करके भेजें। फिर उन्होंने कहा अच्छा फ़ोटोग्राफ़ी फ़लाँ जगह की करके भेजें, फिर कंपटीशन करा रहे हैं, अच्छा कंपटीशन में हम चाहते हैं आप इस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी करें। इन्होंने लोगों से, बहुत सारे लोगों से जगह जगह फ़ोटोग्राफ़ी करवा के वो तस्वीरें वहाँ मंगवाई हैं। अच्छा वो कहना चाह रहे हैं कि एजेंसीज़ इन चीज़ों को देख नहीं सकती, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो तो फिर वायलेशन ऑफ आपकी एक स्पेस हो जाएगी ना कि आपकी सर्वेलेंस करें। लेकिन क्या इनको काउंटर करने के लिए कोई चीज़ है हमारे पास? देखिए मैं एक दो बातें आपके सामने रख दूं। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि पिछले दिनों फायरवॉल लगाई गई थी, बहुत महंगी फायरवॉल हमने ख़रीदी। डॉक्टर नबीहा की बात को आगे जाके कि हमारा जितना भी ये मैकेनिज़्म है, चूँकि मेरा ये सब्जेक्ट है, मैं बारीक सी बात आपके सामने ज़रूर कर देता हूँ। याद रखिएगा ये ज्यूइश लॉबी, ये जितना भी आपका ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कोई भी आप ले लें, बिहाइंड द पिक्चर वो लोग हैं, वो बैठे हुए हैं। और आप ये कहना, यानी मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा सारा डाटा लीक हो रहा है, अब ये कहूँ कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इमेजिन कर लें मैं कई दफ़ा जेट में सफ़र कर रहा हूँ या मिसाल के तौर पर मैं आया हूँ, तो आप हैरान रहेंगे कि सैटेलाइट से मेरी लोकेशन दस्तयाब है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल। ये ज़हन में रखना है। और इसकी मैं वजह एक बता दूँ कि आपको याद है कि आज 2010 में ड्रा मोहम्मद के नाम से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी, कार्टून वगैरह लगाए थे। तो मैंने उस वक्त बहुत बड़ी रिसर्च की थी, बहुत बड़ी रिसर्च की, और अल्टीमेटली मैं पहुँच गया था, जो डॉक्टर नबीहा बात कर रही हैं उसी कॉन्टैक्ट में वहाँ तक पहुँच गया था कि उन्होंने बुनियादी तौर पर हमारे लोगों के जहनों को कंट्रोल करना है, हमारे बच्चों को कंट्रोल करना, हमारी बच्चियों को कंट्रोल करना है कि जो हम दीन के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से या हमारी सोशल लाइफ के हवाले से या फैमिली लाइफ के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से वो अपने तौर पर वार कर रहे हैं। और याद रखिए वो कभी भी नहीं चाहेंगे इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन हो। तो यहाँ अगर देखा जाए इस टेक्नोलॉजी में आगे निकल गए हैं चाइना में आप कोई जाने का इत्तेफाक कभी हुआ तो आप हैरान रहेंगे कि वहाँ गूगल नहीं इस्तेमाल होता, वहाँ उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, बैदू। आप ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं है, वो वीचैट है उनका निज़ाम सारा ये है, उनका सर्च इंजन अपने हैं। आज आप AI में आ जाएं, उन्होंने अपने बनाए हैं सारे के सारे। तो वो इसलिए वो कंट्रोल, हमारा मसला ये है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं, वो टेक्नोलॉजी उनके पास है और हो यही रहा है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ कई ऐसे अकाउंट हैं जो पाकिस्तानी बन के आप इंडियन चला रहे हैं, अफ़गानी चला रहे हैं, और इवन बहुत सी जगहों से ऐसे वो शो यही करते हैं कि आपके यहाँ। हमारे यहाँ मैं ये कहूँ कि नहीं, हमारे पास निज़ाम मौजूद है, बड़ा डेलिकेट निज़ाम है। और आज भी अगर कहा जाए, मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, मैं कोई ईमेल करता था, मेरी ईमेल का सारा डाटा उनके पास अवेलेबल होता था, एवरीथिंग। यहाँ ज़रूरत है, यहाँ जिस इदारे को काम करना चाहिए, हमारी पूरी तवज्जो एक एजेंसीज़ की तरफ चली जाती है। ये उनका काम नहीं, उनका काम और है। हमने यहाँ जो बनाई है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई है, PTA बना है, ये इनका काम। और ये मैं बड़ी दौड़ लगा चुका हूँ, आपको पहले बता दूँ। बट 2010 में 10 दिन के लिए फेसबुक ब्लॉक हुई थी, तो लोग मेरे उस वक्त बड़े ख़िलाफ़ हुए थे। मैं उस वक्त बात करता कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। दो पहलू है, एक मुस्बत पहलू और नेगेटिव पहलू है। नेगेटिव पहलू को प्रमोट करने वाले हम लोग नहीं, मैं पहले बता दूँ आपको, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। यहाँ सवाल पूछना चाहते हैं आप लोगों के लिए, आसानी के लिए, सोशल मीडिया ने फासले सब कम कर दिए, बिछड़े हुए रिश्तों के मौसम नरम कर दिए, पाकिस्तानी निज़ाम में एक रोशनी भी आई, आवाज़ खलक ने कई ऐवान गर्म कर दी। यानी इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से है। लेकिन जब आपने याद रखना है सोशल मीडिया के शोर में सच दब सा गया,
हर झूठ यहाँ खबर बन के बिक सा गया। तो ये आपको फैसला करना। एक छोटी सी बात मैं यहाँ ऐड जी, करना जी, चाहूँगी करें। कि इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए ना हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह, और मैंने भी इस पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए, जो भी इस तरह के मामलात होते हैं उनको कंट्रोल किया जाए। ये मैं बिल्कुल काफ़ी ठीक अर्से है। से काम कर रही हूँ, ये आगे भी होगा। लेकिन एक तो गंजे को नाखूनों से और दूसरे घटिया लोगों को सोशल मीडिया से अगर दूर ही रखा जाए तो बेहतर है। वो कैसे रखेंगे हम वो नहीं रख कैसे सकते। रखेंगे, ये अच्छा, सोच एक का सवाल फुलदान और है। है, मैं बच्चे अभी सोच पे काम इस चीज़ करना को होगा। देख रहे हैं। मैं बता नहीं सकता कि आप लोगों के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है। भाई आप मिसाल के तौर पर आपने गौर नहीं किया, आपने इंडियन जो कुछ कर रहे हैं वो आपका इतनी जल्दी एक्सेस क्यों है? आपके मुल्क के ऊपर इंडिया ने अगर हमले किए तो हमने वो सबक सिखाया उसको, उसकी वजह क्या है कि हमारे पास, अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले देंगे, वी डू हैव ए टेक्नोलॉजी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर वजह है कि हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और है। और कंप्लेंट आप सोच नहीं सकते, थाउजेंड्स की कंप्लेंट है और स्टाफ कितना है हमारे पास। कोई सवाल है जी आपके पास? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे है, कि हम देखते हैं कि जब किसी कौम पर ज़वाल आता है तो उसकी हर चीज़ में वो ज़वाल दिखाई देता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक मैक्रो लेवल का क्वेश्चन है कि बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने कि रेगुलेशंस होनी चाहिए, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग के अगेंस्ट कोई हमारा जो गवर्नमेंट के अरेंजमेंट्स हैं इफ़ेक्टिव होने चाहिए। क्वेश्चन मेरा ये कि जहाँ हर 10 में से 9 लोग नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, तो इमेजिन करें कि एक दिन में कितने केसेस जनरेट होंगे। तो क्या हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर पे, गवर्नमेंट के पास हमारे पास इतनी मशीनरी, क्या हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में इतने लोग, इतनी मशीनरी है कि वो थाउजेंड्स नहीं मिलियंस ऑफ केसेस अगर रजिस्टर होते भी हैं तो वो उनको टैकल करें? क्योंकि अगर हमारी कौम, ख़ासतौर पे जनरेशन जी, जनरेशन अल्फ़ा, ये अगर इस तरह के ट्रोलिंग, हरासमेंट, इस तरह की चीज़ों के ऊपर केस करने शुरू कर दें, और कोई साइबर लेवल पे ही केस रजिस्ट्रेशन हो, घर बैठे बैठे आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसकी रेजोल्यूशन के लिए हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं? क्योंकि ये तो नेशनल लेवल का, मैक्रो लेवल का एक बहुत बड़ा इशू है। इस पर आप लोग क्या इंटेलिजेंस और क्या अपने एक्सपीरियंसेस से शेयर कर सकते हैं, क्या एडवाइस कर सकते हैं? अच्छा, जो पहली बात है ना, जो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ शुरू हुआ वो 3-3.5 साल में, ये सियासी सवाल ना हो जाए कि हमारा फोकस सिर्फ एक बात की तरफ था और दूसरी तरफ तवज्जो ना आ सकी। ये बैलेंस करने की बात है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म, याद रखिएगा, आम आदमी को ढूंढना मुश्किल काम है, डिजिटल को, वायलेशन को ढूंढना बहुत आसान काम। यानी जितनी टेक्नोलॉजी आगे जा चुकी है आपकी, बहुत मैं बता नहीं सकता कि आप लोगों के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है। भाई आप मिसाल के तौर पर आपने गौर नहीं किया, आपने इंडियन जो कुछ कर रहे हैं वो आपका इतनी जल्दी एक्सेस क्यों है? आपके मुल्क के ऊपर इंडिया ने अगर हमले किए तो हमने वो सबक सिखाया उसको, उसकी वजह क्या है कि हमारे पास, अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले देंगे, वी डू हैव ए टेक्नोलॉजी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर वजह है कि हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और है। और कंप्लेंट आप सोच नहीं सकते, थाउजेंड्स की कंप्लेंट है और स्टाफ कितना है हमारे पास, मना होने के बराबर है। अब और यही वजह है। और फिर वहाँ से प्रायोरिटीज़ और है कुछ। आज भी आप चाहें, इसीलिए जो मैं तो तजवीज़ कर चुका हूँ कि इसके लिए एक अलहदा, यानी मिसाल के तौर पर देखें, अथॉरिटीज़ आप जितनी मर्जी बनाते रहें, लेकिन इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सबसे जो पहला काम है वो अवेयरनेस है। लोगों में हम अवेयरनेस नहीं दे सके, हम बता नहीं सके लोगों में। हम यहाँ आगाही की बात है ना, वो डर या खौफ उतना पैदा नहीं कर सके, वो सियासी तरफ चला जा चुका है। क्या करते थे कि जब हारिस की और मेरी लड़ाई हुई है तो मुझे जो कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं यूट्यूबर्स की चंद, कि हमें इंटरव्यू दें, हमें इनके खिलाफ इंटरव्यू दें, आपके ससुराल वालों ने आप पे जो जुल्म किया उसके बारे में जो है वो हमें बताएं, और अगर आप नहीं बताएंगी तो हम आपके मुखालिफिन के पास जो है वो जाकर उनसे इंटरव्यू करेंगे। और इन्होंने ऐसा ही किया, मुझे ब्लैकमेल करते रहे। अगर मैंने किसी से ये कहा कि भाई मेरा काम यहीं से चलता है, मुझे पैसे दो, मैं आपका जब इंटरव्यू कर देती हूँ, तो इस बात को जो मम्मा बना के मुझे तड़ियाँ लगाते रहे। ये डिजिटल दहशतगर्द हैं, मैं इनको कहती हूँ कि ये डिजिटल दहशतगर्द हैं। आपने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस देखे होंगे। मैं
जो है वो अब किससे अपील करें कि इन डिजिटल दहशतगर्द को जो है वो गर्दों को जो है वो गिरफ्तार करें, इनकी डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो बंद करें। ये लोगों के पर्सनल मैटर्स को गलत काम करके जो है वो सामने लेकर आते हैं। असल उसमें हकीकत कुछ नहीं होती। असल हकीकत ये है कि मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, मेरे शौहर के साथ बैठी हूँ, मेरे शौहर सामने बैठे हैं। असल हकीकत ये है।